Hello everyone, welcome you all with a new video of Organization, Commerce and Management. In this subject we have already covered the theories and now we will focus on techniques of scientific management which is defined by Taylor. First is work study. वर्क स्टडी में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड और जो भी वे एक पर्टिकुलर वे होता है वो पहले से ही एक सिस्टमेटिक वे या डायरेक्शन बोल सकते हो या क्रिटिकल असाइनमेंट बोल सकते हो, वो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन कर देना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है वर्क स्टडी के अकॉर्डिंग कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कैपेसिटी के अनुसार जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ हो या जो भी टाइप हो, जो कुछ भी वो प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पहले से ही सब कुछ एनालाइज कर लेना चाहिए, मैनेज कर लेना चाहिए, जिसके कारण जो वर्कफोर्स है वो वेस्ट ना हो या इनएफिशिएंट ना हो या उसके कैपेसिटी से वो कम यूटिलाइज ना हो। उसमें टेलर ने 4 बेसिक इसकी टेक्निक्स बताई है, जो है मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब क्या है, टेलर ने कहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक काम के लिए, अब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी नाम आता है तो वहाँ पे एक कोई भी एक काम नहीं होता है, वहाँ पे मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल वर्क्स या फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग पोस्ट पे या अलग अलग स्किल्ड होल्डर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब मैनेजमेंट ने पहले से ही एक स्टैंडर्ड टाइमिंग हर चीज़ के लिए डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ जो है वो करनी है तो उसी स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा टेलर का मानना है। मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ को करने के लिए 10 मिनट लगते हैं तो हर एम्प्लॉय को उस चीज़ को करने के लिए 10 मिनट ही लगने चाहिए। इससे होता ये है कि जो वर्कफोर्स का वेस्टेज होता है या रॉ मटेरियल बोलो या जो भी चीज़ें होती है वो प्रॉपर यूटिलाइज होती है, कोई भी चीज़ कैपेसिटी के हिसाब से यूज़ होती है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। मतलब क्या है, यहाँ पे पहले ही ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक काम का टाइम जो है वो फिक्स कर लेना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय जो है वो काम करेंगे। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज़ डिटरमाइंड। मतलब जो भी छोटा मोटा जो भी काम होगा उसका जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो पहले से ही मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लेना चाहिए। It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under given condition। मतलब जो भी परिस्थितियाँ ऑर्गेनाइजेशन में होती है उन परिस्थितियों में जो भी काम वहाँ पे होता है, जो भी टास्क होते हैं वो कितने समय में होने चाहिए, इसका टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए। इट इज़ यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक तो आपको वर्कर्स की इफ़िशियंसी पता चल जाएगी। अगर कोई वर्कर उसी काम को करने के लिए डबल टाइम ले रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्कर हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उसमें ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं है, या फिर ऐसे वर्कर्स भी आपको पता चल जाएंगे जो बहुत इफ़िशियंट है या प्रोडक्टिव है। आगे दूसरी टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब यहाँ पे टेलर ने ये बोला है कि पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी मेथड्स या टेक्निक्स या जो भी तरीके हैं काम करने के वो डिसाइड कर लेने चाहिए। मतलब एक चीज़ को करने के लिए काफ़ी अलग अलग मेथड्स होती है, तो उसमें से जो बेस्ट
मेथड होती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचता है और जितनी भी फोर्स होती है, ह्यूमन फोर्स बोलो या जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो प्रॉपरली यूज़ अगर होते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लगती है। तो इसीलिए ये मेथड स्टडी यहाँ पे दी गई है। और बेस्ट quality and cost effectiveness, identifying the best method of doing a particular job is very important। मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि हर एक चीज़ की एक मेथड होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो वो ऑलरेडी वो जो टेक्निक है वो ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप कर लेनी चाहिए। जो भी छोटा मोटा काम होता है उन सारी चीज़ों की टेक्निक पहले से ही प्री डिसाइडेड होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, raw material and in improving the utility of all resources as per predefined objectives। प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हर रिसोर्सेज से कैरी ओवर करनी है या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी ये मेथड स्टडी काफ़ी कारगर होती है क्योंकि हर एक एम्प्लॉई या वर्कर्स को पता होता है किस वे में काम करना है और क्या डायरेक्शन उस काम को करने के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक एम्प्लॉई या वर्कर क्लियर होगा अपने काम के टेक्निक्स या मेथड को लेके। तो इसीलिए क्या होगा, रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा और साथ ही में जो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है वो भी बच जाएगा। उसके बाद देखते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जनरली होता ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉई अगर एक काम को करने के लिए, अभी इसको आप टाइम स्टडी से जोड़ के देख सकते हो। वो इसलिए कि एक काम को करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइमिंग दिया हुआ है, तो कोई एम्प्लॉई अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो ज़्यादा टाइम कहाँ यूटिलाइज हो रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन को पता करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय अपने दूसरे जो साथी होते हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ जो उनके कॉलीग्स होते हैं उनके साथ टाइम पास करने बैठ जाते हैं, बातें इधर उधर की करने लग जाते हैं। तो ये यूज़फुलनेस नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस एम्प्लॉय का इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगा या एफिशिएंसी उस एम्प्लॉय की इसमें नहीं होगी। तो ये जो समय है वो वेस्ट हो जाएगा और वो अपने काम पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। साथ ही में वो दूसरे वर्कर को भी ध्यान उसका भटका रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानकारक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। तो इसीलिए मोशन स्टडी पहले देखनी चाहिए। एक तो होगा कि वर्कर्स जो है वो टाइम पास करते हैं, अगर किसी और अपने साथी के साथ वो बैठ के बातें कर रहा है, गप्पे हाँक रहा है, तो दैट इज़ रियली वेरी रॉन्ग टर्म फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन दोनों को सेपरेट कर देती है। और साथ ही में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मोशन स्टडी वाला पॉइंट आता है। अगर कोई वर्कर है जिसको जो स्टील की शीट्स है वो काटने का काम दिया गया है, लेकिन वो जो शीट्स है उसको उठा उठा के कहीं और डिपार्टमेंट से कहीं दूर से लानी पड़ जा रही है, तो उसको उस शीट को वहाँ तक लाने के लिए जो समय लग जाता है वो भी तो वेस्टेज ही होगा। वो कोई भी उस टाइम की यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रही है। तो मैनेजमेंट ने पहले ही ऑर्गेनाइज वे में क्या करना चाहिए कि जितनी भी शीट्स होती है वो प्रॉपर उस जो भी एम्प्लॉय होगा उसके पास लाके अरेंज करनी होगी, जिससे उसका टाइम बच जाएगा। दूसरे कहीं और से वो लेके आ रहा है, वो साथ ही में क्या होगा, थक भी जाएगा और उसकी जो मोशंस है वो भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती है हमें ये टेक्निक मोशन स्टडी। उसके बाद आता है फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब होता है थक जाना। किसी काम को हम लगातार अगर करते हैं, देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर हम लगातार किसी काम को 7, 8, 9, 10, 12, 20 घंटे करते रहे तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमारी इफ़िशियंसी सेम ग्राफ में नहीं होती है। तो यहाँ पे यही इस टेक्निक में भी यही बोला है कि अगर आप एम्प्लॉय को प्रॉपर ब्रेक नहीं दे रहे हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टी ब्रेक या लंच ब्रेक वगैरह ये छोटे मोटे ब्रेक दिए जाते हैं ना, 5-10 मिनट के या आधे आधे घंटे के, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन ब्रेक्स में
जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी एनर्जी थोड़ी रिगेन कर लेता है और साथ ही में दुगनी इफ़िशियंसी से काम करने लग जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितने घंटे एक एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हो गए तो एम्प्लॉय थक जाएगा और इफ़िशिएंटली काम नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी वेस्टेज ही रहेगा। अब और साथ ही में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत हेवी टूल्स जो है, अगर उन पे किसी एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो, वर्कर को रख रहे हो, तो ऐसे मामलों में आपको उसको ब्रेक जो टाइमिंग है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा और इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब ये चीज़ तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में लगी हुई है अपने जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे या क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं ये इसमें बहुत विटल रोल प्ले करते हैं। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एडवांस्ड बना के रखो, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो बहुत अच्छे से अच्छी यूज़ करो, जिससे आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लग जाएगा। स्पॉइलेज, वेस्टेज या मटेरियल का कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही में अगर आप अच्छे अच्छे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो फैटिग्यू वाली जो प्रॉब्लम हमने देखी है ना, वो नहीं होगी वर्कर्स में। उसके बाद है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर एम्फसाइज द नीड for fixing a fair day's work. Scientific work setting is important to prevent the employees for doing work much below their capacity. By using this technique, employees will complete the task according to standards given, and management can keep proper control on optimum utilization of वर्कफोर्स। यहाँ पे साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब ये होगा कि जिसको जितनी कैपेसिटी जिस एम्प्लॉय की या वर्कर की है उसको उसी प्रकार का काम दिया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे सिर्फ और सिर्फ मिडल मैन की या फिर जो हेवी वर्क वगैरह की आदत है, तो उसको वही काम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी वही तक है। या फिर कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है जो सुपरविजन में काफ़ी अच्छा होता है, जो भी टीम हैंडलिंग वाली सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको वही काम मिलना चाहिए, उसकी कैपेसिटी वो होती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि साइंटिफिक टास्क सेटिंग जो है वो होनी चाहिए। और इसी कारण क्या होता है, एम्प्लॉय भी खुश होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनके क्वालिटीज़ या स्किल के अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है। और इससे होता ये है कि मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्कफोर्स है उनका यूटिलाइजेशन करती है, और किसी भी एम्प्लॉयर को फालतू में यहाँ पे नहीं होता है। उसकी जितनी भी स्किल्स या जितनी भी मेहनत है वो यूज़ कर ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद फोर्थ है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये भी जनरली अपना थर्ड जो टेक्निक है वैसा ही है। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर. It needs to fix job specification as per requirement. Employees are selected according to predetermined standard in an impartial ways. After selection, management should provide the proper training program to increase their efficiency. यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो काम जिसके लायक है वो काम उसी को मिलना चाहिए। जिस एम्प्लॉय को जो काम आता है वही काम उसको मिलना चाहिए। और साथ ही में ट्रेनिंग या फिर जो भी प्रोग्रामें होती है, एडवांसमेंट प्रोग्रामें, वो भी एम्प्लॉय को साइड बाय साइड प्रोवाइड हो जानी चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होता है। उससे होता यह है कि जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी स्किल काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाते हैं और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी या प्रोडक्टिविटी कैरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता ये है कि यहाँ पे टेलर ने मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया है ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि
जो भी सिस्टमेटिक प्लानिंग है या जो भी डिसीजंस है वो जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी, कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी, और उन सारे प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट जो है वो एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट या वर्कर्स बोल लो आप, वो सारे एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को। मतलब क्या है, मैनेजमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बनाएगी कि कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करनी है, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, ये सब कौन कौन डिसाइड करेगा, अपर लेवल मैनेजमेंट। और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स। तो यहाँ पे देखो एट प्लानिंग लेवल मतलब क्या है, ये कोरली मैनेजमेंट के लिए है। राउट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर, इंस्ट्रक्शन क्लर्क records instruction to complete the work, time and cost clerk determines time in each work should be completed and work out the cost, discipline ensures that the workers are working as per फैक्ट्री रूल्स। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट के हिसाब से आप बोल सकते हो होती है। जो राउट क्लर्क है वो देखेगा कि आप जो भी मशीन्स है वो किस प्रकार से उस पर काम करना है, कौन सी मशीन कब यूज़ करना है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो है वो रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। मतलब क्या है, जो भी राउट क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है उस हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, ये देखेगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, और इंस्ट्रक्शन उस तरीके से देता रहेगा एम्प्लॉयज़ को। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखेगा कि जो भी पर्टिकुलर या स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं। डिसिप्लिन मतलब वर्कर्स अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, जो भी उनको गाइडलाइंस दी है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब होगा एट प्लानिंग लेवल पे। उसके बाद एट इम्प्लीमेंटेशन का ही मीनिंग होता है एग्जीक्यूट करना। तो गैंग बॉस एक्चुअली गेट द वर्क डन। गैंग बॉस मतलब क्या है, एक टीम होती है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में टीम होती है और उसका एक टीम लीडर डिसाइड कर लिया जाता है, तो उसे हम गैंग बॉस बोलते हैं। स्पीड बॉस इंश्योर दैट द वर्क इज़ कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। मतलब यहाँ पे भी देखो उस टीम में भी एक ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो हर एक एम्प्लॉयज़ या वर्कर के टाइम पे ध्यान देगा कि वो जो भी स्टैंडर्ड टाइमिंग की लिमिट दी है वो हर एक एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है या नहीं। रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मशीनरीज लगी हुई होती है उनको सुधारने के लिए इंजीनियर्स जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में अलॉट किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। तो वही होते हैं रिपेयर बॉस, वो हर बार मशीन्स की जो है वो देखभाल करते हैं। इंस्पेक्टर इंश्योर दैट द वर्क इज़ डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्शन करता रहता है कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं, या फिर जो भी गाइडलाइंस हमें मैनेजमेंट की ओर से मिली है वो फॉलो हो रही है या नहीं, जो भी टेक्निक्स या जो भी वे या जो भी सिस्टमेटिक डायरेक्शन हमें दी गई है मैनेजमेंट थ्रू वो फॉलो हो रही है या नहीं। तो ये किसका काम होता है, जो भी वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स होते हैं या वो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काम होता है। उसके बाद सिक्स्थ हमारी टेक्निक आती है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब यहाँ पे एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है, उन्होंने ये कहा है कि वर्कर्स के एफिशिएंसी को आप ध्यान में रखते हुए उसको वेजेस जो है वो पे करो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ये बोला है टेलर ने कि अगर कोई ऐसा वर्कर है जो सेम काम दुगनी तेज़ी से कर रहा है तो उसको आप ज़्यादा पे करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है और दूसरा जो वर्कर है वो 60 ही यूनिट बना पा रहा है। तो 100 जो
यूनिट्स बनाएगा तो 10 रुपये के हिसाब से उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे, और जो 60 यूनिट बना रहा है उसको 600 रुपये दिए जाएंगे। मतलब होगा क्या कि जो 100 यूनिट बना रहा है वो अपने आप में खुश हो जाएगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है। और जो 600 रुपये जिसको मिल रहे हैं, जो 60 यूनिट बनाता है, वो खुद ही जो है निगेटिव वे में सोचने लग जाएगा कि भाई मैंने सिर्फ 60 यूनिट बनाए और मुझे 600 ही रुपये मिले। अब आगे चल के मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि 60 के जगह मैं 100 यूनिट बना पाऊँ। मतलब वो सेल्फ मोटिवेट होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निक्स की, मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हमें दी गई है टेलर द्वारा। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ पूछो। ग्रुप पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ रिस्पांस, हम लोग मेहनत से इतने वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज़ देखो उसे, आप समझने की कोशिश करो। कोई क्वेरी आती है तो पूछो, ओके। और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं वो नोट डाउन कर लो। और एक्सरसाइज, हाँ, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर ओसीएम का अपना कंप्लीट है। तो इसकी मुझे एक्सरसाइज भी चाहिए और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए हैं वो भी आपकी कॉपी में मुझे चाहिए। ओके देन, टेक केयर, बाय।